In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. I hope all of the students will be safe and perfectly fine. Today you are going to learn about partial orderings and related concepts. We often use relations to order some or all the elements of the sets. For example, we order words using the relation containing pairs of words x, y in the form of order pairs where x comes before y in the dictionary. Similarly, we order the set of integers using the relations containing pairs of numbers x, y where x is less than y. When we add all of the pairs of the form x, x to this relation, we find a relation which is reflexive, antisymmetric and transitive. यहाँ पे हम इस बात को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रिलेशंस को किसी सेट्स के दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने यहाँ पे एक्स वाई एक ऑर्डर पे लिया हुआ है जहाँ पे एक्स हमने पहले लिखा हुआ है और वाई हमने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है. अब हम एक्स वाई ये जो ऑर्डर पेयर है इसको एक रिलेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इनके दरमियान एक कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा जो कि डिफ़ाइन करेगा कि ये एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है इसमें एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है. जिस तरह हमारे पास अगर एक्स वाई दो इंटीजर्स हों तो हम इनके बिटवीन लेस दैन और इक्वल का रिलेशन लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास x की जगह अगर 1 आ जाए और y की जगह 2 आ जाए तो हम इनके बिटवीन 1 और 2 जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा इनके बिटवीन लेस दैन और इक्वल टू का रिलेशन आ जाएगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से स्मॉल है या फिर इक्वल हो सकता है. इसी तरह से हम इन दो एलिमेंट्स के बिटवीन एक और रिलेशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है. जिस तरह अगर यहाँ पे x की जगह 1 हो y की जगह 2 हो तो जो 1 है वो 2 को डिवाइड कर रहा होगा तो ये जो डिवीज़न वाला रिलेशन है वो इनके बिटवीन आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास और भी टाइप्स के रिलेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम जो डेफिनेशन लेंगे वो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. ये एक ही बात है कि यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ लें या फिर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ले लें. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी एनी रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर और पार्शियल ऑर्डरिंग इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट हो जो कि नॉन एम्प्टी सेट हो जिसको हमने कैपिटल ए से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है और उस सेट पे हम कोई रिलेशन डिफ़ाइन कर दें आर. अब अगर तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो फिर हम वो कह देंगे कि जो सेट ए है विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर और सेट ए को हम आर के साथ जो रिलेशन उसका बन रहा है उसके साथ हम कह देंगे कि ये वो पार्शली ऑर्डर सेट है या फिर शॉर्ट टर्म में उसको हम पो सेट बोलेंगे और इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए कोमा आर लिख देंगे कि ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और जो कैपिटल आर है वो हमारे पास ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा. तो इस पोर को ये जो हमारे पास पेयर हमारे पास आ रहा है इसको हम बोलेंगे पो सेट. आगे हमारे पास एग्जांपल है, कह रहा है कि शो डैट दी ग्रेटर देन और इक्वल टू
ये हमारे पास हमने ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू का रिलेशन हमने डिफ़ाइन कर दिया है सेट ऑफ इंटीजर पे। कह रहा है कि इज़ अ रिलेशन इज़ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ फिर उसको दूसरे अल्फाज में भी पूछ सकता है कि शो डैट जी कोमा ग्रेटर दैन और इक्वल टू इज़ अ पो सेट। अब हमारे पास जो सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और जो हमने इस पर रिलेशन डिफ़ाइन किया हुआ है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू का रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इस तरह से ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू का रिलेशन ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स पे, क्या ये पो सेट होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए कह रहा है कि वी नो डैट जी इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो जी है, और जो एवरी इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू इटसेल्फ। वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर में से हम जो मर्ज़ी एलिमेंट ले लें वो, या तो फिर अगर आपने सेम एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे हम 1 ले लें तो 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो सकता है कि 1 के बिटवीन ही रिलेशन ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ सकता है। और इसी तरह अगर आप 2 ले लें तो 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 हो सकता है। इसी तरह से अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में से 3 ले लें तो 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो सकता है। तो आप कोई भी एलिमेंट जी में से ले लें तो उसमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू का उसी के बिटवीन रिलेशन डिफ़ाइन हो सकता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 एलिमेंट्स हों जी के, तो अगर 2 एलिमेंट्स के बिटवीन ग्रेटर दैन और इक्वल टू का रिलेशन है, यानी कि अगर ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इज़ इक्वल टू बी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 ले लें और 2 ले लें। अगर तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है और इसी तरह से 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो फिर आप ये 1 इज़ इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 इज़ इक्वल टू 1 ले लें या फिर 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लें और जो 1 होगा वो लेस और इक्वल टू 1 भी होगा, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आप एलिमेंट्स ले लें, अगर तो ये 2 बातें फुलफ़िल हो रही हैं तो ये भी बात फुलफ़िल हो जाएगी, तो फिर एंटीसिमेट्री का रिलेशन भी वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ट्रांजिटिविटी की ये चेकिंग के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे ए बी सी जी में से। अगर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी है तो इम्प्लाइज होगा ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 3 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। इसी तरह से जो अगर हमने 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिया हुआ है तो जो 1 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो 3 होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये अगर आप 3 1 0 ले रहे हैं तो ये सेटिस्फाई रिलेशन हो सकता है। तो फिर जो रिलेशन बनेगा वो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो ये तीनों रिलेशन, ये जो रिलेशंस की कैटेगरी ये सेटिस्फाई हो रही हैं, रिफ्लेक्सिविटी भी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, ये फिर ये जो सेट होगा जी, अगर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू का रिलेशन इस पर डिफ़ाइन करते हैं तो ये फिर पोस्ट सेट बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जिसमें एक जो सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट, वो होगा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट्स, जिसको हम पावर सेट बोलेंगे। कह रहा है कि शो डैट द इंक्लूजन सिंबल जिसको हम सबसेट का सिंबल बोलते हैं, रिलेशन इज़ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ पावर सेट ऑफ अ सेट, यानी कि एक हमारे पास एक सेट एस होगा, कैपिटल एस, और उसका हम पावर सेट ले लेंगे। पावर सेट कैसे आएगा कि जब हम उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख देंगे तो वो पावर सेट आ जाएगा। अब पावर सेट पे हमने इंक्लूजन सिंबल
लेके जो कि रिलेशन की फॉर्म में है, ये एक शो करना है कि ये भी पोस्ट सेट होगा। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि उसी पावर सेट में ही कोई ना कोई एलिमेंट उठाना है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए जब हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हम पावर सेट में से कोई दो सेम एलिमेंट उठाएंगे और जो एलिमेंट हमने उठाने हैं वो सेट्स की फॉर्म में ही होंगे। वो कह रहा है कि वी नो डैट दिस सेट एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ एस इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एस, यानी कि जो पावर सेट होगा उसके सारे पॉसिबल सबसेट का सेट होगा। फॉर एनी सबसेट ए ऑफ बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एस, ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हमने रिफ्लेक्सिविटी का रिलेशन प्रूव करना है। वो कह रहा है कि हम यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं पावर सेट में से। अब पावर सेट में से जो एलिमेंट आएगा वो एक सेट ही होगा। तो वो जो सेट होता है वो बजाते खुद अपने आप का भी एक सबसेट होता है। कोई भी आप सबसेट ले रहे हैं वो अपने आप का खुद भी सबसेट होता है। तो हम ए सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो फिर ये जो अगर ये रिलेशन फुलफ़िल हो गया तो फिर रिफ्लेक्सिविटी की बात भी हो जाएगी। एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, पावर सेट में से हमने दो सेट्स लिए ए और बी, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, तो फिर क्या शो होगा कि एंटीसिमेट्रिक के तौर पे ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। कि अगर आपने ए सबसेट ऐसे दो सेट्स ले लिए जो कि जिसमें एक दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो, तो फिर ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो एंटीसिमेट्रिक का रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी में ये हम तीन एलिमेंट्स उठाएंगे और ये प्रूव करेंगे कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो आप कोई भी तीन एलिमेंट उठा लें, अगर तो ए सबसेट बी का है और बी सबसेट सी का है, ये तीन यानी कि पहला सेट दूसरे किसी सेट का सबसेट है और दूसरा तीसरे सेट का कोई सबसेट है, तो फिर जो पहला सेट होगा वो तीसरे सेट का भी सबसेट होगा। तो फिर ट्रांजिटिविटी का रिलेशन भी फुलफ़िल होगा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने इंक्लूजन सिंबल को एज ए रिलेशन की फॉर्म में लिया हुआ है। तो इसी के थ्रू हमने ये प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर जो सेट है ये भी पोस्ट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वो कह रहा है कि शो दैट द डिवाइड्स, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो डिवीजन का है, इज़ अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स और शो दैट जी कोमा डिवीजन इज़ अ पोस्ट सेट, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर पे ये जो डिवीजन का रिलेशन है ये हमने प्रूव करना है कि ये भी पोस्ट सेट होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी भी हमने क्या करना है कि सेम एलिमेंट्स पे रिलेशन डिफाइन करना है कि सेम एलिमेंट पे क्या ये डिवीजन का अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेट ऑफ इंटीजर में हम कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं ए, जैसे हम 1 उठा लें तो 1 को 1 डिवाइड कर रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे ए डिवाइड्स ए लिखा हुआ है। तो कोई भी आप एलिमेंट उठाएं उसको वही एलिमेंट तो खुद से डिवाइड तो ज़रूर कर रहा होता है। जिस तरह 2 को तो 2 ज़रूर डिवाइड करेगा, 3 को 3 ज़रूर डिवाइड करेगा। तो रिफ्लेक्सिविटी का यहाँ पर रिलेशन फुलफ़िल हो जाएगा। आगे एंटीसिमेट्री का है कि अगर ए को बी डिवाइड कर रहा है और बी को अगर ए डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज़ इक्वल टू बी है। इसी तरह से अगर 1 को 2 डिवाइड कर रहा है और 2 को 1 डिवाइड कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 2 है, अदरवाइज़ नहीं कह सकते। इसी तरह से फिर वो सेम बात होगी कि अगर 2 को 2 डिवाइड कर रहा है या फिर से 2 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 इज़ इक्वल टू 2 ही होगा। ट्रांजिटिविटी में ये होगा कि अगर ए को बी डिवाइड कर रहा है और बी को सी डिवाइड कर रहा है तो ए को सी भी डिवाइड कर रहा होगा। जिस तरह के हमारे पास तीन एलिमेंट्स हों कि अगर 1 को जो 3 को 1 डिवाइड कर रहा है और इसी तरह से जो यहाँ पे हमने पहले लिया हुआ है कि जो 1 है वो 3 को डिवाइड कर रहा है और जो 3 है वो कह लें कि 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो ये इस तरह से एग्जांपल के तौर पे भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तीनों सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर ये जो सेट है
जी के साथ जो इसके साथ डिवीजन का रिलेशन है, तो ये भी पोस्ट सेट बन जाएगा जो कि पार्शली ऑर्डर सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, वो कह रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पीपल सच डैट एक्स रिलेटेड टू वाई इफ़ एक्स इज़ ओल्डर देन वाई, शो डैट आर इज़ नॉट पोस्ट सेट ऑन दी सेट ऑफ पीपल। अब हमने एक सेट लिया हुआ है जो कि सेट ऑफ पीपल है, कि जिसमें लोगों का सेट है हमारे पास, उस पर हमने रिलेशन डिफाइन इस तरह से किया हुआ है कि कोई भी अगर हम दो एलिमेंट उठाएंगे तो उनके बिटवीन रिलेशन ये है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा, या फिर कोई भी दो हम पर्सन सेलेक्ट करेंगे उस सेट में से, सेट ऑफ पीपल में से, तो एक आदमी दूसरे आदमी से बड़ा होगा। ये हमने रिलेशन लिया हुआ है। अब रिफ्लेक्सिविटी में हमने क्या करना है कि दो सेम एलिमेंट हमने उठाने हैं, यानी कि एक से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसका उसी के साथ रिलेशन डिफाइन करेंगे। अब अगर एक आपने एलिमेंट उठाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ पीपल है, तो आपने एक आपने पर्सन सेलेक्ट कर लिया, तो एक जो पर्सन है वो अपने आप से बड़ा तो नहीं हो सकता, उसकी एज उसी की इक्वल होगी जो उसकी एग्जैक्ट एज है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी अगर एग्जैक्ट एज 50 है तो उसकी एज 50 से ग्रेटर होगी। आप यही कह सकते हैं कि उसकी एज 50 है, और या फिर 50 है तो 50 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 हो सकती है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि उसकी एज 50 से ग्रेटर है अगर उसकी एग्जैक्ट एज 50 हो। जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, द रिलेशन ओल्डर देन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज नो पर्सन कैन बी ओल्डर देन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि कोई भी बंदा या बंदी अपने आप से या फिर अपने आप से अगर हम उसको कंपेयर करें तो अपने आप से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। दूसरे के साथ अगर हम कंपेयर करें तब आप कह सकते हैं कि वो दूसरे पर्सन से बड़ा है या छोटा है, अपने आप से तो वो सेम ही रहेगा। तो फिर जो पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, ये जो रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी है पहली, इस रिलेशन के लिए वो फिर फुलफ़िल नहीं होगी, तो फिर ये पोसेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंपेरेबल एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर सेट एस। अब हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर सेट है और इसमें हमने इस तरह से ये जो लेस और इक्वल टू वाला साइन है, इस तरह से ये हमने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। और कोई भी हम दो एलिमेंट्स इस सेट में से ले लेंगे। अब याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट है और इस पे जो भी रिलेशन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अब अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें और उनके बिटवीन ये जो पार्शियल ऑर्डर वाला रिलेशन अगर ए और बी के बिटवीन ले लें या फिर बी और ए के बिटवीन ले लें, तो फिर आप कह देंगे कि वो जो है वो कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप पार्शियल ऑर्डर सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनके बिटवीन अगर तो वो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन जो उसने डिफ़ाइन किया हुआ, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो कंपेरेबल हैं, अदरवाइज़ कंपेरेबल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट जी, हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, इसमें डिवीजन का हमने रिलेशन लिया हुआ है। अब हमने पहले चेक करना है कि क्या 3 और 9 कंपेरेबल हैं या नहीं हैं। अब ये कंपेरेबल कब होंगे, जब 3 और 9 के बिटवीन डिवीजन का रिलेशन आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जो 3 है वो 9 को डिवाइड करता है, तो फिर 3 और 9 के बिटवीन ये डिवीजन का रिलेशन आ गया, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये फिर कंपेरेबल है। नेक्स्ट 5 और 7 जो हैं ये कंपेरेबल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो 5 7 को डिवाइड करता है, ना ही 7 5 को डिवाइड करता है। तो क्यों अब इनके बिटवीन डिवीजन का रिलेशन नहीं आ रहा, तो फिर ये भी कंपेरेबल नहीं होंगे। 3 और 9 कंपेरेबल होंगे, 5 7 कंपेरेबल नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल फर्दर है कि ये पी ऑफ जी है। पी ऑफ जी मीन के सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी सबसेट बनते हैं उसका हम उसकी कलेक्शन लेके उसका पावर सेट बना देंगे और उस पर हमने इंक्लूजन जो सिंबल है वो हमने एज ए रिलेशन के तौर पे ले लिया। अब हमने उस पावर सेट में से ये 1 2 एक सेट लिया और 1 3 सेट लिया हुआ है।
अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये कंपेरेबल हैं या नहीं है। अब ये कंपेरेबल कब होंगे, जब इनमें से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट यहाँ पे एज ए रिलेशन के तौर पे हमने ले रहे हैं। तो ना तो 1 2 1 3 का सबसेट है, ना ही 1 3 1 2 का सबसेट है, तो ये दो एलिमेंट जो हैं ये कंपेरेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट हमने लिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है। तो अगर ये सेट इसका सबसेट है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं। तो जो रिलेशन उसने सेट के साथ डिफ़ाइन किया होगा उसी को आपने लेके चेक करना है कि क्या वो कंपेरेबल हैं, क्या ये वो रिलेशन उस एलिमेंट्स के बिटवीन फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर तो हो रहा होगा तो फिर कंपेरेबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन। लेट एस बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल देन ये जो रिलेशन होगा इसको हम टोटल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। आ टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन या फिर आ टोटल ऑर्डर रिलेशन या फिर आ टोटल ऑर्डर सेट इज़ आल्सो कॉल्ड ए चेन। अब हमने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में देखा कि 3 और 9 जो ऐसे एलिमेंट हैं ये कंपेरेबल नहीं हो रहे। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई ऐसा सेट आ जाए कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि कंपेरेबल ना हो रहा हो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे हों, तो वो जो सेट होगा उसको हम टोटल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। और उस टोटल ऑर्डर रिलेशन को हम उसके साथ जो सेट बनेगा उसको हम रिलेशन मिला के तो टोटल ऑर्डर सेट को चेन का नेम भी दे सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास है इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट जी। इस जी में हमने ये रिलेशन लिया हुआ है लेस और इक्वल टू वाला। चेक वेदर इट इज़ टोटल ऑर्डर रिलेशन और नॉट। अब हमने यहाँ पे जी पे ये रिलेशन लिया हुआ है कि लेस और इक्वल टू वाला, कि हर एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट से यहाँ पे लेस होगा या फिर इक्वल हो सकता है, या फिर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से स्मॉल हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। अब स्मॉल और इक्वल वाला हमने यहाँ पे रिलेशन लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी दो एलिमेंट आप उठाएं तो उनके बिटवीन लेस और इक्वल टू वाला रिलेशन ज़रूर होगा। जिस तरह 1 2 ले लें तो 1 या तो 2 से लेस होगा या फिर इक्वल हो सकता है। तो 1 और 2 से लेस है तो फिर ये 1 लेस और इक्वल टू 2 हो सकता है। तो इसी तरह से कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लें और उनके बिटवीन आप चेक कर सकते हैं कि लेस और इक्वल टू वाला रिलेशन ज़रूर होगा। तो अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के बिटवीन ये रिलेशन आ रहा है तो फिर वो जो सेट बनेगा वो फिर टोटल ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पे टोटल ऑर्डर सेट बन जाएगा। और उस टोटल ऑर्डर सेट को हम चेन का नेम भी दे सकते हैं। और इसी तरह से जी पॉजिटिव की हमने एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी कि 3 9 अगर जी के लिए हम डिवीज़न का लें रिलेशन तो ये 3 9 कंपेरेबल नहीं है। अगर 3 9 कंपेरेबल नहीं है 3 9 तो कंपेरेबल हैं, 5 7 कंपेरेबल नहीं है। तो अगर 5 7 कंपेरेबल नहीं है तो जी का अगर कोई एटलीस्ट दो एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि किसी सेट के जो कि कंपेरेबल ना हो। जिस तरह इस केस में 5 और 7 कंपेरेबल नहीं है और 3 और 9 कंपेरेबल हैं, तो इस केस में ये जो जी सेट होगा अगर उसके साथ डिवीज़न का सिंबल है, डिवीज़न का रिलेशन है, तो फिर वो जो टोटल ऑर्डर रिलेशन है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमल एलिमेंट। लेट एस बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट। ये हमारे पास कोई एस जो सेट है वो पो सेट है। एन एलिमेंट ऑफ द पो सेट इज़ कॉल्ड मैक्सिमल इफ़ इट इज़ नॉट लेस दैन एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पो सेट। अब वो कह रहा है कि ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट एस का जो कि पार्शियल ऑर्डर सेट हो उसको हम मैक्सिमल एलिमेंट तब कहेंगे जब वो बाकी तमाम सभी सेट के एलिमेंट से ग्रेटर होगा। और इसी तरह से हमारे पास मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन है कि मिनिमल किसी भी सेट का पार्शियल ऑर्डर सेट का मिनिमल एलिमेंट कौन सा होगा जो कि उस सेट के सभी एलिमेंट्स से बाकी तमाम सभी एलिमेंट से
लेस होगा, तो ये फिर मिनिमल एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट वो हमारे पास ये एग्जांपल है कि विच एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट्स आर मैक्सिमल और विच आर मिनिमल। अब हमने इसमें से सेट में से हमने ये एलिमेंट्स उठाने हैं कि जो कि मिनिमल और मैक्सिमल होंगे। अब इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से लेके 25 तक हैं, 2, 4, 5, 10, 12, 20 और 25। और इसमें जो रिलेशन डिफ़ाइन किया हुआ है वो डिवीजन का रिलेशन है। अब हमारे पास जो मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं इस सेट के रिलेटेड वो हमारे पास 12 है, 20 है और 25 है। अब ये हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है। अब ये कैसे मैक्सिमल एलिमेंट है? अब 12 जो एलिमेंट है, 12 इस सेट में से हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 12 से बड़ा हो और उसको 12 डिवाइड कर रहा हो। ऐसा कोई भी नहीं है हमारे पास एलिमेंट जो कि 12 से बड़ा हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि 12 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन का सिंबल भी देखना है, हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जो कि 12 से छोटे हों और उसको 12 को डिवाइड भी कर रहे हों। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक 2 है और एक 4 है। बाकी 5 जो है वो 12 से तो छोटा है लेकिन 5 उसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो 12 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 2 और 4 हैं, और 2 और 4 12 को डिवाइड भी कर रहे हैं। अब 12 इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि 12 से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है कि जिसको 12 भी डिवाइड कर रहा होगा इस सेट में से। तो अगर हम 12 से बड़ा 20 देखें तो 20 तो है लेकिन 12 20 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह से 25 देखें तो 25 को भी 12 डिवाइड नहीं करता। तो डिवीजन का सिंबल हम यूज़ करना है रिलेशन के तौर पे। तो फिर चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स किसी को डिवाइड कर रहा होगा तो वो अगर तो उससे छोटे हैं तो जिसको डिवाइड कर रहा होगा तो वो फिर मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह से 20 हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है इस सेट का। क्यों मैक्सिमल एलिमेंट है? 20 से ग्रेटर इस सेट में से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि इस 20 को भी डिवाइड कर रहा होगा। और वो 20 से ग्रेटर हमारे पास 25 ही है, लेकिन 25 12 को ये 20 को डिवाइड नहीं करता, ना ही 20 25 को डिवाइड करता है। इसी तरह से हमारे पास 25 जो है वो इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। क्यों मैक्सिमल एलिमेंट है? क्योंकि 25 से ग्रेटर इसमें एलिमेंट इस सेट में से कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको 25 डिवाइड कर रहा होगा। तो फिर हमारे पास जो मैक्सिमल एलिमेंट बनते हैं वो हमारे पास 12, 20 और 25 बनते हैं। इसी तरह से हम मिनिमल एलिमेंट जब चेक करेंगे तो हमारे पास जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो एक 2 होगा और एक 5 होगा। अब मिनिमल एलिमेंट हमारे पास 2 है। 2 मिनिमल एलिमेंट क्यों है? क्योंकि 2 से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रेटर एलिमेंट हैं कि जिसको 2 डिवाइड कर रहा होगा। आई मीन कि 2 इन सभी जिनको भी डिवाइड कर रहा होगा उन सभी से स्मॉल होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 10 को भी डिवाइड करता है, 2 12 को भी डिवाइड करता है, 2 20 को भी डिवाइड करता है। तो ये 2 के रिलेटेड 4 10 12 जो 20 है ये इससे ग्रेटर है और 2 इनमें से सभी से स्मॉल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो 4 है ये इसका मिनिमल एलिमेंट सेट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब क्योंकि जो इससे मिनिमल एलिमेंट हमारे पास 2 है जो कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 इसका मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा। 5 हमारे पास इसका मिनिमल एलिमेंट है। 5 से लेस हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो कि 5 को डिवाइड कर रहा है, बल्कि 5 ही सभी को डिवाइड कर रहा है जो इससे ग्रेटर एलिमेंट होंगे। इसी तरह से 10 भी हमारे पास मिनिमल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 10 से लेस हमारे पास 5 एलिमेंट ऐसा है जो कि 10 को डिवाइड करता है। तो 2 और 5 हमारे पास क्या होंगे? मिनिमल एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है कि कोई भी एक सेट लेना है और उसके मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये सेट लिया था, इसके मैक्सिमल और मिनिमल हमने सेट एलिमेंट फाइंड कर लिए। तो इस सेट के तौर पे इसके ये हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं और इस सेट के तौर पे ये हमारे पास मिनिमल एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के रिलेटेड आपने देखना है कि जो इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट्स या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो वो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो जो होगा
वो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट के तौर पे आ जाएगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। इसी तरह से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लीस्ट एलिमेंट के तौर पे आ जाएगा, जो कि इसने यहाँ पे एग्जांपल भी दी होगी। नेक्स्ट भी आप इनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेल ऑर्डर सेट। लेट एस बी अ टोटली ऑर्डर सेट इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो है वेल ऑर्डर्ड सेट। लेट एस बी अ टोटल ऑर्डरिंग सेट या फिर टोटली ऑर्डर्ड सेट इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट then S is said to be well ordered set where this relation will be a total ordered relation on S। सबसे पहले हमारे पास कोई S टोटल ऑर्डर सेट होगा, हमने क्या करना है कि इसके सबसेट जितने भी होंगे वो सारे मेंशन कर देने। अगर इस सेट S के रिलेटेड जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स जो हैं उनके रिलेटेड आप लीस्ट एलिमेंट अगर फाइंड कर लें, या फिर दूसरे अल्फाज में इस सेट एस के जितने भी सबसेट्स होंगे अगर वो सारे के सारे सेट्स सबसेट एस के लीस्ट एलिमेंट रखते होंगे, और लीस्ट एलिमेंट वही होगा जिसको हमने प्रीवियस देखा हुआ है, तो अगर तो हर सबसेट एस का लीस्ट एलिमेंट रखता होगा तो फिर हम उसको वेल ऑर्डर्ड सेट का नेम दे देंगे। अब जिस तरह से हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं और उसमें लेस और इक्वल टू का रिलेशन हमने लिया हुआ है, और क्या ये वेल ऑर्डर होगा या नहीं होगा। अब आपको पता है कि इस जी पॉजिटिव के जितने भी आप सबसेट ले लें उन सभी सबसेट्स में आपके पास लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। जिस तरह अब मैं एक सबसेट इसका ले रहा हूँ जो कि 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है, 1 2 3 4 5। अब ये हमने सबसेट ले लिया जी पॉजिटिव का। अब इस जी पॉजिटिव का ये जो सबसेट है इसके पास लीस्ट एलिमेंट 1 ज़रूर है। इसी तरह से जितने भी आप कोई और सबसेट लेंगे उसके पास भी लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, तो फिर वो अगर हर सबसेट के पास ये लीस्ट एलिमेंट होगा तो फिर वो जो सेट है वो वेल ऑर्डर सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन होगी लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। लेट एस बी अ पो सेट। एक हमारे पास एस जो है वो पार्शली ऑर्डर सेट है एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। अब हमने क्या किया कि एस का कोई सबसेट ए ले लिया। एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एस। ये हमारे पास कोई एलिमेंट यू होगा और उसको हम अपर बाउंड कहेंगे ए का अगर यू जो है ए के सारे एलिमेंट से ग्रेटर हो, या फिर यू जो है आपने एस में से लिया हुआ है उसके रिलेटेड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो रिलेशन ये सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। इसी तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की भी डेफिनेशन है कि लेट एस बी अ पार्शली ऑर्डर सेट एंड ए। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। लेट एस बी अ पो सेट एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ ए इफ एल इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर तो एल जो है आपने एस में से लिया हुआ है अगर वो ए के सारे एलिमेंट से स्मॉलर होगा, या फिर एल के रिलेटेड ये रिलेशन आ जाए कि वो जो आपने सेट ए लिया हुआ है उसके सभी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशन फुलफ़िल हो जाए, तो फिर वो जो एलिमेंट होगा उसका वो जो आपने एलिमेंट एल लिया हुआ है एस में से वो लोअर बाउंड होगा। अब हमारे पास एक सेट के रिलेटेड बहुत सारे लोअर बाउंड्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास एक सेट के रिलेटेड बहुत सारे अपर बाउंड्स भी होते हैं। उन अपर बाउंड में से हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने ग्रेटेस्ट अपर बाउंड्स। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक सेट्स के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एक से ज़्यादा अपर बाउंड्स भी हो सकते हैं,
और इसी तरह से एक सेट के रिलेटेड हमारे पास एक से ज़्यादा लोअर बाउंड्स भी हो सकते हैं। उन सभी अपर बाउंड्स में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम लीस्ट अपर बाउंड का नेम दे देंगे, और जितने भी हमारे पास एक सेट के रिलेटेड लोअर बाउंड होंगे, जितनी भी लोअर बाउंड्स वाली वैल्यू होंगी, उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का नेम दे देंगे। नेक्स्ट ये एग्जांपल भी होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटिस। लेटिस में आप पार्शली ऑर्डर सेट हमारे पास होगा इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगर एक हमारे पास पार्शली ऑर्डर सेट हो तो उस सेट के रिलेटेड अगर हम कोई भी दो पेयर ले लें, दो पेयर हम किस तरह से लेंगे कि अगर हमने एक सेट लिया हुआ है तो हम जब हमने सेट जी पॉजिटिव ले लिया तो उसके सबसेट लेंगे, और सबसेट लेके हमने क्या करना है कि दो दो अगर हमने उसके सबसेट ले लिए तो इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि अगर तो कोई भी आपने दो सबसेट लिए हुए हैं, अगर उन सभी दो सबसेट्स जो भी आपने सबसेट लिए हैं उनके रिलेटेड आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अगर आप फाइंड कर लें तो फिर वो लेटेस्ट सेट बन जाएगा। जिस तरह जी पॉजिटिव और अगर हम डिवीजन के साथ में रिलेशन ले रहे हैं तो ये एक लेटेस्ट होता है कि इसके जो भी सबसेट होंगे उसके पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ज़रूर होगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल है जिसमें हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड इन सेट्स के रिलेटेड हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जी एक पो सेट है, जी पॉजिटिव और साथ में डिवीजन का रिलेशन है, तो ये पो सेट हमने लिया हुआ है, तो इसके हमने ये दो सबसेट ले लिए। इन दोनों सबसेट्स के रिलेटेड हमने क्या करना है कि लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे इस सेट ए के रिलेटेड। ए हमने सेट में एलिमेंट लिए हुए 3, 9, 12। अब एन इंटीजर्स फ्रॉम जी पॉजिटिव इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए इफ़ इट डिवाइड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब हमने क्या करना है कि इस ए के लोअर बाउंड फाइंड करने हैं, और लोअर बाउंड्स किस तरह से आएंगे, और आपने क्या करना है कि इसमें डिवीजन का ये जो रिलेशन है उसको भी ज़रा ध्यान में रखना है कि इस सेट के जो लोअर बाउंड्स होंगे वो क्या होंगे कि ऐसा एलिमेंट होगा कि जो कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को डिवाइड कर रहा होगा, वो एलिमेंट होगा लोअर बाउंड के तौर पे। अब वो जो एलिमेंट होगा वो 1 हो सकता है क्योंकि 1 जो है वो 3, 9, 12 को डिवाइड करेगा। इसी तरह से आपके पास एक और एलिमेंट 3 भी हो सकता है जो कि इस सभी सेट्स के एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो इस सेट से स्मॉल कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो वो फिर लोअर बाउंड में आ जाएंगे। तो 1, 3 हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट्स के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो फिर अगर वो डिवाइड करते हैं तो फिर वो इसके लोअर बाउंड में आ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3 इसके लोअर बाउंड्स हैं, और 1, 3 में से जो बड़ी वैल्यू है वो 3 है, तो 3 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आ जाएगी। अब इसी तरह से हम 1, 2, 4, 5, 10 ये जो सेट है इसके लोअर बाउंड फाइंड कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि इस सेट के सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर रही हैं। तो ओनली हमारे पास 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, और 1 इससे स्मॉल भी है, इस सेट के सभी एलिमेंट से स्मॉल हो सकता है या फिर इसके इक्वल हो सकता है। तो ओनली 1 ही है, तो 1 ही इसका फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब हम इन्हीं सेट के रिलेटेड लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करेंगे। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि अब हमारे पास लीस्ट अपर, पहले तो हम अपर बाउंड फाइंड करेंगे इस सेट के। अब अपर बाउंड वो वैल्यूज़ होंगी कि जिन वैल्यूज़ को इस सेट के सभी एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे होंगे। तो वो फिर वैल्यू कौन सी होगी, वो इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनका आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेके जो वैल्यू आती है वो ऐसी वैल्यू होती है कि इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रही होगी। तो
आगे आप देख सकते हैं कि अब आपने क्या करना है कि इसके अपर बाउंड फाइंड करने हैं। तो अपर बाउंड जब फाइंड हो जाएंगे तो उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगी। तो अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास 3, 9, 12 का जो एलसीएम आएगा वो 36 है। अब 36 ऐसी वैल्यू है कि जिसको 3 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है और 12 भी डिवाइड करता है इस 36 को। तो हम अपर बाउंड में ऐसी वैल्यूज़ आएंगी कि जिसको इस सेट के सारे एलिमेंट डिवाइड कर रहे होंगे। तो 36 आ गया। अब 36 के आपने मल्टीपल लेते जाने के, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 672 आ जाएगा। 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 108 आ जाएगा। इसी तरह से 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये नंबर्स आते जाएंगे। तो ये सारे के सारे इस सेट के अपर बाउंड्स आ जाएंगे। तो इन सभी अपर बाउंड्स में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको आप लीस्ट अपर बाउंड का नेम दे देंगे, जो कि 36 ही होगा। इसी तरह से आपने इस सेट के अपर बाउंड सारे के सारे फाइंड करने हैं। और वो कैसे फाइंड होंगे, सबसे पहले आपने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो वो ऐसी वैल्यू होगी कि जिसको 1, 2, 4, 5, 10 डिवाइड कर रहा होगा। तो वो ये 20 आता है आपके पास एलसीएम लेके। तो 20 ऐसी वैल्यू है कि जिसको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी और 10 भी डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारे पास 20 एलसीएम के तौर पे आ जाएगा। जब 20 एलसीएम के तौर पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर आगे उसके मल्टीपल ले लेंगे। जिस तरह 20 ले लिया, फिर 40 ले लिया, फिर 60 ले लिया, मल्टीपल ले लिए। इन सभी में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो आपका लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। द वर्ड्स इन आर डिक्शनरी आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। जो हमारे पास डिक्शनरी होती है कि जिसमें हम किसी भी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग चेक करते हैं, तो वो उसमें जो ऑर्डरिंग दी होती है नंबर वर्ड्स की, तो वो भी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ही दी होती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे है कि फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू पोर सेट्स। कि एक हमारे पास दो सेट्स हैं, हमने क्या करना है कि एक A1 एक A2 दो पोर सेट ले लिए, इन पे एक अलहदा से ये रिलेशन डिफाइन है। द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, ये इस ऑर्डरिंग को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ऑन A1 क्रॉस A2 इज़ डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग डैट वन पेयर इज़ लेस दैन दी अदर। कि अगर तो एक पेयर दूसरे से लेस है तो और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में हम क्या करेंगे कि दो पेयर्स को आपस में इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक पेयर दूसरे से लेस होगा या फिर पेयर दूसरे से स्मॉल कब होगा, जब हमारे पास इस पेयर का पहला एलिमेंट अगर इस तरह से लेस हो, एक जिस तरह यहाँ पे लिखा हो कि A1 A2 B1 B2, इसका पहला एलिमेंट A1 है, इसका पहला एलिमेंट B1 है, इसका पहला एलिमेंट A2 है और इसका पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट A2 है और इसका सेकंड एलिमेंट B2 है। तो ये लेक्सिकोग्राफिक में ये दो पेयर्स, एक पेयर दूसरे से लेस कब होगा, या तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से लेस हो, या फिर दूसरे अल्फाज में कि एक पहले पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से स्मॉल हो, या फिर इस पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे पेयर के सेकंड एलिमेंट से स्मॉल हो, या फिर ये इस तरह से है कि अगर इसमें दो कंडीशंस हैं कि या तो पहला एलिमेंट इस पेयर के पहले एलिमेंट से स्मॉल हो तो फिर ये दोनों पेयर्स एक दूसरे से स्मॉल होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तो इसका पहला एलिमेंट इक्वल है तो फिर क्या होना चाहिए कि इसका दूसरे एलिमेंट से स्मॉल होना चाहिए। तो फिर ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में आप दो पेयर्स को इस तरह से कंपेयर करके लिख सकते हैं। इसकी आगे एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि दो पेयर्स लिखे हुए हैं 3, 5 और 4, 8, और ये हमने चेक करना है कि क्या ये इन पे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। अब एक पेयर दूसरे पेयर से लेस है
लेस दैन की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ही दी हुई है। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से स्मॉल है, तो फिर अगर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से स्मॉल है, दोनों पेयर्स के एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से स्मॉल है, तो फिर ये जो पेयर होगा पहला एलिमेंट दूसरे पेयर से स्मॉल होगा, तो फिर ये लेक्सिकोग्राफिक में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ही है, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से स्मॉल है। इसी तरह से दूसरा भी सेम इसी तरह से कि 3 4 से स्मॉल है, तो ये भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में लिखा हुआ है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, पहला पेयर दूसरे एलिमेंट पेयर से ये स्मॉल होगा। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है। जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा तो अब आपने क्या करना है कि पहले को स्किप कर देना, फिर दूसरा चेक करना है क्या सेकंड एलिमेंट से स्मॉल है। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो लेस दैन 11 है, तो फिर 9 अगर लेस दैन 11 है तो फिर ये भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में ही आ जाएगा कि जो कि 4 9 पेयर लेस दैन होगा 4 11 पेयर के। तो इसी तरह से ये जो आप एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट है वो भी देख सकते हैं।